दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं। धमाके के तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं। साथ ही शुरुआती रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। एनआईए समेत देश की तमाम जांच एजेंसियां हमले के पीछे की असली वजह और उन लोगों की तलाश कर रही है। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिनमें एक ये भी है कि जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ उसे कई बार बेचा गया था। बताया गया है कि कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। वहीं दिल्ली विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में सोमवार शाम दिल्ली में हुए घातक विस्फोट के बाद की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी भूटान में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुए। उन्होंने यहां दिल्ली ब्लास्ट पर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। पीएम ने कहा कि इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना दिल्ली ब्लास्ट को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी से निवेदन है, किसी भी जांच और पूछताछ के लिए तैयार रहें। इस घटना के यदि आतंकी कनेक्शन आता है तो कोई नहीं छूटेगा। छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां देखते हैं तो अलर्ट होना चाहिए। वहीं घटना को लेकर किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि जितने हमले हुए माकूल जवाब दिया है। 10 साल के बाद विस्फोट हुआ है, जांच होनी चाहिए। है इस विषय पर कि किसी भी तरह के जांच, किसी भी तरह के पूछ परख के लिए तैयार रहें और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। दिल्ली में जो अनहोनी हुई है और किसी तरह से इन लोगों ने अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज कराने के लिए आज 10 सालों के बाद ये घटना की है। अभी एक बार और स्पष्ट होना शेष है कि यह घटना क्या है। अंतिम निर्णय आ जाएगा तो बड़ी स्पष्टता हो जाएगी।
बिहार में चुनाव के साथ साथ आज 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आज वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। राजस्थान में अंता सीट पर भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और 3 साल की जेल की सजा के बाद आयोग घोषित किए जाने के कारण रिक्त हो गई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले साल अक्टूबर में बड़गाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के छोड़ने की वजह से और नगरोटा सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई थी। घाटशिला उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण आवश्यक हो गया था, जबकि तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण रिक्त हो गई थी। पंजाब में तरन तारण उपचुनाव जून में आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल का निधन के कारण कराना पड़ा। ओडिशा में नुआपाड़ा उपचुनाव बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र धोलकिया के 8 सितंबर को निधन के बाद आवश्यक हो गया था। मिजोरम की डंपा विधानसभा सीट 21 जुलाई को एमएनएफ विधायक सैलो के निधन के बाद रिक्त हो गई थी। बिहार विधानसभा के दूसरे और आखिरी फेज के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक 60.40% वोटिंग हुई है, जो पहले फेज से लगभग 6% ज्यादा है। वहीं मुस्लिम बाहुल किशनगंज में सबसे ज्यादा 51.86% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे। 20 जिलों के 45,399 बूथ पर वोटिंग हो रही है। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 से 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि अन्य बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण के तहत मतदान किया। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने सुपौल बिहार में दूसरे चरण के मतदान के तहत वोट डाला। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अपना वोट डाला। भाजपा उम्मीदवार कृष्णानंद पासवान ने और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने वोट डाला। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सोमवार शाम राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर अजय चंद्राकर ने कहा कि मनमोहन सिंह का बयान था कि मुझे पर दबाव के चलते पाकिस्तान पर 26/11 को लेकर कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस कार्यकाल में आतंकी घटनाओं पर उनका दृष्टिकोण समझौतावादी होता था, वोट बैंक के आधार पर होता था। देश के गृह मंत्री की नीति 0 टॉलरेंस वाली है। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि देश विरोधी संगठन जो सक्रिय हैं उनकी करतूत है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है, और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही है और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत ही दुखद घटना है। भाई, वो संगठन के बल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुंह के बल पर चुनाव लड़ेंगे। मुंह खुला है सबका, कहीं कहीं हाथ भी चल रहे हैं, कहीं कहीं डकैती की योजना भी बन रही, तो इस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ ये संगठन वंगठन की बात करते हो आप कांग्रेस में? देखिए, टैलेंट हंट में किसी भी तरह के योग्यताओं की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। बहुत से योग्य लोग हैं, शशि थरूर योग्य हैं, उसका क्या उपयोग हो रहा है? मनीष तिवारी योग्य हैं, क्या उपयोग हो रहा है? तो ऐसे और भी लोग हैं। योग्यता टैलेंट हंट के माध्यम से यह है कि राज परिवार के प्रति निष्ठा कितनी, एकमात्र, क्वालिटी नहीं। कांग्रेस में क्वालिटी का कोई स्थान नहीं है। जहां अनुशासन ही नहीं है तो अनुशासन समिति क्या करेगी?
अच्छा, गोलीबारी में एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं, उसमें अनुशासन समिति काम करेगी, पुलिस काम करेगी। डकैती की योजना बना रहे हो, उसमें अनुशासन समिति क्या करेगी? अरे अनुशासन जहां रहेगा वहां अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी, जहां नहीं है वहां क्या होगी? वो तो नाम मात्र के बना दी जाती है। पुलिस कस्टोडियल डेथ मान नहीं रही उसको, तो कह रहे हैं कि सिकलिन का पीड़ित था वो करके। अब वो क्या है, जांच के आदेश हुए हैं, जांच के बाद सामने आएगी। यदि कस्टोडियल डेथ है तो उस पर कार्रवाई होगी, यदि जनरल मौत है तो उसके तहत कार्रवाई होगी। जांच के आदेश हुए हैं। जिस समय आतंकी घटनाएं होती थी, कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल वोट बैंक की तरह होता था, वो समझौतावादी होता था, तुष्टिकरण की तरह होता था। पुलवामा की घटना हुई तो 22 दिन बाद उसका रिएक्शन हमने देखा कि पहली बार 71 के बाद पड़ोसी देश के अंदर घुसकर आक्रमण हुए। जब इसके सूत्र तय हो जाएंगे, कोई भी आदमी तय होगा, कोई भी संस्था तय होगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालाघाट में सन की आशिक ने की हत्या। युवती की दिन दहाड़े कर दी हत्या। मर्डर करने के बाद आरोपी खुद बेहोश हो गया। युवक ने बीच सड़क में रेता युवती का गला। पुलिस के गिरफ्त में आरोपी युवक है। बैहर थाना क्षेत्र के आम गांव की एक घटना है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन सरेआम और सरेराह आप ये घटना देख सकते हैं कि किस तरह से मर्डर की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर बालाघाट में सन की आशिक ने की हत्या। युवती की दिन दहाड़े हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद आरोपी खुद बेहोश हो गया। युवक ने बीच सड़क में रेता युवती का गला। पुलिस के गिरफ्त में है आरोपी युवक। बैहर थाना क्षेत्र के आम गांव की एक घटना है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरेराह और सरेआम एक शख्स ने, एक सन की आशिक ने युवती के दिन दहाड़े हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद आरोपी खुद बेहोश हो गया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फिरोज, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को, लेकिन पूरे विस्तार से जानना चाहेंगे आखिर ये शख्स था, ये शख्स कौन था, कहां का रहने वाला था, और जिस लड़की की उसने हत्या की है क्या इससे रिश्ता था? पूरी विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शख्स जो है ये पांडुतला का है, जो मंडला जिले के पास में पड़ता है। बालाघाट का आखिरी छोर है और वहां पर पांडुतला में जानकारी ये भी आ रही है कि पांडुतला में इसका एक ढाबा है जिसका संचालन ये युवक करता था। और इस युवती के साथ एक तरफा मोहब्बत का ये मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 वर्षों से यह उस लड़की से प्रेम करता था, जो कि एक तरफा मोहब्बत थी, जिसमें आज इसने युवती का सरेआम रोड पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बालाघाट जिले से ये जो सनसनीखेज जो मामला है, सड़क पर युवती का गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई और यह युवक भी खुद वहां बेहोश हो गया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने युवक को पहले हॉस्पिटल लेकर गई और उसके बाद अभी उसको थाने में बंद कर दिया है। करीब लगभग 4 थानों का पुलिस बल वहां पर मौजूद है बैहर में और लोगों की भारी भीड़ वहां जमा है। लोगों का गुस्सा फूट गया है और लोग आक्रोशित हो गए हैं। लड़के को मारने पर उतारू हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी कंट्रोल कर रखा है। जी बिल्कुल फिरोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो युवती है जिसका इस युवक ने इस तरह से सरेआम और सरेराह कत्ल किया है, ये युवती कहाँ की रहने वाली? क्या ये बालाघाट की रहने वाली, अपने परिवार के साथ रहती थी? इसके बारे में भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे।
कि ये युवती आमगांव की रहने वाली है, जो कि बैहर में एक फर्नीचर दुकान में काम करती थी। इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर की दुकान है, वहां पर काम करती थी, जो कि आज वो बैहर के लिए निकली थी और समनापुर के पास की यह घटना है। समनापुर में यह युवक पहुंचा और युवती के साथ में इस घटना को अंजाम दिया। अभी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है? आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी जो है जांच चल रही है। एडिशनल एसपी से बात हुई थी हमारी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। युवती की तरफ से कोई परिजन सामने आया है? किसी तरह से कोई बयान सामने आया युवती के परिजनों की तरफ से या कोई रिश्तेदार की तरफ से? युवती के परिजनों के कोई बयान अभी सामने नहीं आए हैं। परिजन बहुत ही गंभीर स्थिति में है, बहुत आहत हो गए हैं और कुछ बोलने से घबरा रहे हैं। कोई भी कैमरे के सामने आने से डर रहा है। मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है और भीड़ बहुत आक्रोशित है वहां पर, तो इसलिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है।